एक प्रोफेसर साहब जो किसी ज़माने में एक बड़े कॉलेज के प्रोफेसर थे, अब वो अपने प्रोफेसर के पद से रिटायर हो चुके थे। रिटायर हुए उन्हें करीब 3-4 साल बीता था। अब प्रोफेसर साहब की एक अच्छी आदत थी कि वो सुबह-शाम एक पार्क में अपने घर के बगल ही पार्क पड़ता था, उस पार्क में रोज़ाना घूमने जाया करते थे। अब पार्क में वो शाम को रोज जब घूमने जाया करते थे, तो उन्हें वहां पर एक 20-22 साल की लड़की दिखती है। तो उनके मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक के समय को बखूबी से जानती थी। अब प्रोफेसर साहब देखते हैं कि जैसे ही मैं पार्क में अंदर घुसता हूँ टहलने के लिए, चाहे सुबह हो या शाम हो, ये लड़की मेरे आगे पीछे टहलती रहती है। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। प्रोफेसर साहब इस बात से अनजान बने रहे कि ये लड़की कौन है, कहाँ की है, आखिर मेरे पीछे इसका पढ़ने का क्या मतलब है। एक दिन शाम को प्रोफेसर साहब पार्क में घूम रहे थे। पार्क में घूमते घूमते जब वो अपने घर पे पहुंचे, तो उन्होंने देखा नजर उठा के कि वो लड़की उनके घर के दरवाजे तक उनके साथ पीछे पीछे चली आई है। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? तुम मेरे पीछे इस तरीके से क्यों पड़ रही हो? तुम्हारा क्या लेना देना है मुझसे? आखिर कौन थी ये लड़की और क्यों प्रोफेसर साहब के आगे पीछे टहलती थी? आखिर प्रोफेसर साहब जो बुजुर्ग हो गए थे और ये जो लड़की थी इसकी उम्र 22 साल थी, यानी नौजवान लड़की और एक बुजुर्ग प्रोफेसर का आपस में क्या संबंध था और आगे चलकर इन दोनों का क्या हुआ, पूरी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। बने रहिएगा आप मेरे साथ मात्र 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के अंदर मैं आपको पूरी कहानी सुना दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कहानी पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर देना। दोस्तों, अब जब ये लड़की प्रोफेसर साहब के घर के बाहर पहुंच जाती है, तो प्रोफेसर साहब कहते हैं कि तुम कौन हो? तो कहती है कि मेरा नाम निधि है और मैं आपके बगल एक मोहल्ला पड़ता है प्रोफेसर साहब, वहीं पे रहती हूँ। प्रोफेसर साहब कहते हैं ये सब तो ठीक है, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? तो कहती है प्रोफेसर साहब ऐसा है, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वो कहते हैं ठीक है, अरे मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ, तुम पागल हो गई हो। तब तक वो कहती है प्रोफेसर साहब, आप घर के अंदर चल के बात करेंगे या सारी बातें यहीं खत्म कर लेंगे? प्रोफेसर साहब कहते हैं हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब प्रोफेसर साहब उस लड़की को लेकर अपने घर में जाते हैं और दोनों बैठते हैं। प्रोफेसर साहब उस लड़की से कहते हैं कि तुम यहीं बैठो, मैं चाय बनाकर लेकर आता हूँ। तो वो लड़की प्रोफेसर साहब से कहती है ना ना प्रोफेसर साहब, आप चाय मत बनाइए, मैं खुद जा रही हूँ, आपके किचन कहाँ है बता दीजिए, मैं वहां से चाय बनाकर लाता हूँ। प्रोफेसर साहब एक बार डरते हैं कि कहीं लड़की अनजान है, कहीं कुछ इधर उधर गलत ना कर बैठे, चोरी वगैरह। कहते हैं नहीं नहीं, मैं खुद बना के लाता हूँ। अंततः जब वो लड़की जिद कर रही थी, तब वो मान जाते हैं और उसे किचन का रास्ता दिखाते हैं। अब वो किचन में जाती है और चाय बनाकर लेकर आती है। दोनों साथ साथ चाय पीते हैं और फिर चर्चा होती है कि तुम कौन और मैं कौन। प्रोफेसर साहब लड़की को बताते हैं कि दरअसल वो एक बहुत बड़े कॉलेज के प्रोफेसर थे, लेकिन अब वो रिटायर हो चुके हैं और वो इंग्लिश के प्रोफेसर थे। तो अभी इंग्लिश के जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं बच्चे या इंग्लिश की जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको वो कोचिंग देते हैं। लड़की कहती है अरे वाह, मैं भी ग्रेजुएशन इंग्लिश से ही कर रही हूँ प्रोफेसर साहब, क्या आप मुझे भी कोचिंग पढ़ा देंगे? वो कहते हैं हंस के हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी तुम्हें कोचिंग पढ़ा दूंगा। अब लड़की अगले दिन से उनसे शाम को 7 बजे रोज कोचिंग पढ़ने आना शुरू करती है और कोचिंग पढ़ते पढ़ते दोनों एक दूसरे से इतना करीब आ जाते हैं कि पूरे मोहल्ले में ये शोर हो चुका था कि प्रोफेसर साहब का उस 22 वर्षीय लड़की से संबंध है। और मोहल्ले वाले प्रोफेसर साहब के ऊपर फब्तियां भी कसना शुरू कर चुके थे कि अरे प्रोफेसर साहब, आप तो बूढ़े हो गए हैं, अब आपको ये सब शोभा नहीं देता। हालांकि प्रोफेसर के माँ बाप बहुत पहले ही खत्म हो चुके थे और प्रोफेसर साहब ने शादी नहीं की थी। उनके एक भाई बगल में रहते हैं, अलबत्ता वो भी उनसे एक दिन मिलते हैं तो कहते हैं कि तुम बुजुर्ग हो चुके हो और तुम्हारी मोहल्ले में बहुत ज्यादा गंदगी हो चुकी है, लोग तुम्हें कैसी कैसी नजरों से देख रहे हैं और तुम इस बुढ़ौती में कैसा कैसा काम कर रहे हो। प्रोफेसर साहब कहते हैं
भाई साहब मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही कर रहा हूँ, किसी प्रकार का कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। अब धीरे धीरे प्रोफेसर साहब को कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन उनके यहाँ जो लड़कियां पढ़ने आती थी, 22, 25, 24 साल के वो लड़के पढ़ने आते थे, धीरे धीरे उनकी संख्या, प्रोफेसर साहब के यहाँ कोचिंग में आने वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे कम हो जाती है। लेकिन प्रोफेसर साहब को इसका कोई मलाल नहीं था, क्योंकि वो लड़की सुधा अब भी कोचिंग पढ़ने उनसे आती थी। अब सुधा और इन प्रोफेसर साहब का ऐसा संबंध हो जाता है कि एक दिन प्रोफेसर साहब सुधा से पूछते हैं कि सुधा तुम्हें खाने में क्या पसंद है। तो वो कहती है कि प्रोफेसर साहब मुझे कुछ भी खाना दे दो, मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। प्रोफेसर साहब अब 22 वर्षीय सुधा को एक दिन होटल में चलने का ऑफर देते हैं, और वो दोनों लोग जाते हैं, खाकर अपने घर वापस आ जाते हैं। धीरे धीरे सिलसिला आगे बढ़ने लगता है, और अब ऐसा होने लगा था जब प्रोफेसर साहब सुधा को लेकर रोज ही होटल पहुंच जाया करते थे। अब एक दिन जब सुधा अकेली होटल पहुंचती है, तब वहां का वेटर उन्हें बाकायदा पहचानने लगा था, क्योंकि रोज ही उसी होटल में जा रहे हैं खाना खाने। तो वो सुधा से कहता है कि तुम्हारे पापा नहीं दिखाई दे रहे हैं। तब वो हंसती है। कुछ देर बाद जब प्रोफेसर साहब आ जाते हैं, दोनों लोग खाना पीना खाते हैं और घर आते हैं, तो सुधा उनसे कहती है कि आज पता है वेटर ने क्या कहा। तो वो कहते हैं क्या कहा। तो सुधा ने प्रोफेसर साहब को बताया कि आज वेटर ने कहा कि तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ नहीं दिख रहे हैं। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि कोई बात नहीं। अब दोनों फिर से आपस में बातें करने लगते हैं। अब सुधा प्रोफेसर साहब से पूछती है कि प्रोफेसर साहब आपने शादी क्यों नहीं की, आप तो बहुत स्मार्ट हैं, इतनी उम्र में भी आप एक जवान लगते हैं और काफ़ी खुश दिखते हैं, धन दौलत सब कुछ है, अच्छी खासी आपकी सैलरी थी, क्या आप किसी से प्यार नहीं करते थे। तो प्रोफेसर साहब कहते हैं कि करता था, पर उसने मुझसे शादी नहीं की। अब सुधा कहती है कि आखिर कौन थी वो भागन जिसने आपसे शादी नहीं की। इतने भाग्यशाली पुरुष से जिसके पास सब कुछ हो, सुंदरता भगवान ने दी हो, अच्छी खासी पैसे दिए हों, और उससे वो शादी ना करके समझो अपनी किस्मत अपने भाग पे ही कुल्हाड़ी उसने चला दी है। फिलहाल प्रोफेसर साहब आपके पास उसकी कोई फोटो है। प्रोफेसर साहब कहते हैं हाँ है। कहती है दिखाओ। प्रोफेसर साहब अपने पुराने एल्बम से एक फोटो निकालकर सुधा को देते हैं। सुधा ऐसे हाथ में लेकर उस फोटो को देखती है, और जब देखती है तो कुछ देर के लिए चुप हो जाती है। प्रोफेसर साहब पूछते हैं सुधा क्या हुआ, तुम ऐसे चुप काहे हो गई। कहती है कुछ नहीं प्रोफेसर साहब, वास्तव में ये बहुत अभागन थी, इसने आपको ठुकराकर जिंदगी में अपने बहुत बड़ी गलती की। अब धीरे धीरे समय बीतने लगता है, दोनों एक दूसरे के और करीब आने लगते हैं। एक दिन कोचिंग पढ़ने आती है, काफ़ी देर हो जाती है, तो प्रोफेसर साहब कहते हैं कि तुम यहीं पे रुको, आज मत जाना, घर वालों को फ़ोन कर दो। सुधा कहती है ठीक है, मैं घर वालों को बता देती हूँ। वो अपने घर वालों को फ़ोन करके बताती है कि आज मैं नहीं आऊँगी, प्रोफेसर साहब के पास रहूँगी। अब प्रोफेसर साहब और सुधा दोनों आपस में बैठकर खाना खाते हैं और काफ़ी बातें करते हैं। और प्रोफेसर साहब उस सुधा से पूछते हैं कि सुधा तुम बहुत अच्छा डांस करती हो, और तुम्हें मैंने कई जगह ऑर्केस्ट्रा में डांस करते देखा है। तो सुधा कहती है हाँ वो तो मेरा पेशा है, उससे मेरा घर का खर्चा चलता है। लेकिन एक चीज़ है प्रोफेसर साहब, जब से आप मेरी ज़िंदगी में आए हैं तब से सब बहुत अच्छा अच्छा हो रहा है। तो प्रोफेसर साहब कहते हैं ठीक है ये तो अच्छी बात है, सुधा मैं तुम्हारी एक हेल्प और करना चाहता हूँ। वो कहती है क्या। तो प्रोफेसर साहब कहते हैं कि दरअसल मेरे आगे पीछे तो कोई है नहीं, मैंने शादी की नहीं है, भाई से मेरी ज़्यादा जमती नहीं है, इसलिए जो मेरी पेंशन आती है उसमें से अब इस महीने से 10,000 रुपया महीना मैं तुम्हें हर महीने दिया करूँगा, ताकि तुम्हारे घर का खर्चा अच्छी तरीके से चलने लगे। अब जब इतना सुधा सुनती है तो खुशी के मारे झूम उठती है, और वो सीधा प्रोफेसर के गले लगती है जाकर, और प्रोफेसर भी उसे गले लगाकर दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं। अब प्रोफेसर साहब पूरी तरीके से अपनी उम्र का लिहाज ना करते हुए आगे बढ़ चुके थे, लेकिन कुछ ही देर बाद प्रोफेसर साहब को एक झटका लगता है, और सुधा बोलती है कि
प्रोफेसर साहब, आप अपनी मर्यादा में रहिए और मैं भी अपनी मर्यादा में हूँ। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि भूल हो गई, मुझसे गलती हो गई। वो कहती है, प्रोफेसर साहब आपकी उम्र करीब 60 से 65 साल है, मेरी उम्र 20-22 साल है। मैं आपसे प्रेम करती हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपसे शारीरिक संबंध बनाने पर भी आतुर हो जाऊंगी। और आपकी जानकारी के लिए प्रोफेसर साहब मैं आपको बता दूं, तो आपने मुझे एल्बम में दिखाई थी, वो फोटो किसी और की नहीं, वो फोटो मेरी माँ की थी। यानी उस हिसाब से मैं आपकी बेटी हुई। अब प्रोफेसर साहब झेप जाते हैं और सुधा सुबह होते ही अपने घर चली जाती है। अब प्रोफेसर साहब को डर लग रहा था कि कहीं सुधा शाम को फिर कोचिंग पढ़ने आएगी कि नहीं। लेकिन जैसे ही शाम का 7 बजा, सुधा फिर दस्तक दे चुकी थी प्रोफेसर साहब के दरवाजे पे। वो अंदर आती है और प्रोफेसर साहब के लिए चाय बनाती है। दोनों फिर चाय पीते हैं और दोनों फिर एक दूसरे से काफी लंबी लंबी बातें करने लगते हैं। अब प्रोफेसर साहब की नजरों में सुधा की कद्र और बढ़ चुकी थी और प्रोफेसर साहब उसे पवित्र रूप से और ज्यादा प्यार करने लगे थे और मानने लगे थे। अब प्रोफेसर साहब कहते हैं कि सुधा तुम एक दिन मुझे छोड़ जाओगी ना। तो वो कहती है कि प्रोफेसर साहब मैं आपकी बिटिया हूँ एक हिसाब से, और मैं अब ये प्रण लेती हूँ कि मैं शादी नहीं करूंगी, मैं आपके प्यार में, पवित्र प्यार में ऐसे ही पलती रहूंगी। और आप टेंशन मत लीजिए, कल शाम को ही अपना घर का सारा सामान लाकर, जो मेरा सामान है उसे सारा सामान लाकर आपके घर पे ही रख देती हूँ। अब मैं आपके साथ ही रहूंगी। और फिर अगले दिन सुधा सब कुछ वैसा करती है जैसा उसने कहा था। वो अब सुधा अगले दिन अपना पूरा सामान लेकर आती है और प्रोफेसर साहब के साथ एक पवित्र रिश्ते में बंध कर बाप और बेटी की तरह रहना शुरू करती है। अब प्रोफेसर साहब को न समाज का डर था और ना ही किसी और बात का डर था, क्योंकि दोनों का प्यार बहुत ही पवित्र और बहुत ही तन्मयतापूर्ण था, जिसमें न स्वार्थ था, जिसमें न लोभ था, जिसमें न द्वेष था तो सिर्फ सच्चा प्यार। तो ये पूरी कहानी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मिलता हूं ऐसी एक नई कहानी के साथ आपको जल्द ही। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और जानने वाले लोगों तक इस कहानी को शेयर जरूर करें। मिलता हूं ऐसी एक नई कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।